नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विनियमन पर परामर्शदात्री दस्तावेज, नेट जीरो और भारत, जीडीपी के नवीन आंकड़े और विश्लेषण, अफगानिस्तान में अमेरिका की उपलब्धियों पर विचार विमर्श और दीपोर बील वन्य जीव अभ्यारण्य पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विनियमन पर परामर्शदात्री दस्तावेज पर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विनियमन पर एक परामर्शदात्री दस्तावेज को जारी किया गया है, जिसके माध्यम से मुख्य रूप से माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के उधारकर्ताओं को अधिक ऋणग्रस्तता से बचाए जाने के संदर्भ में चिंताओं को दूर करने के लिए और उधारकर्ताओं को सशक्त बनाए जाने के लिए प्रयासों को किया गया है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि भारत में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र एक उभरता हुआ क्षेत्र है और इसको विनियमित करने की आवश्यकता काफी लंबे समय से महसूस की जा रही है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र संस्थाओं का ऋण पोर्टफोलियो वित्त वर्ष 2020 के अंत में 2.31 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो 5.89 करोड़ ग्राहकों के जीवन को छूता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कुछ दशकों में किस प्रकार से भारत में माइक्रो फाइनेंस यानी सूक्ष्म वित्त क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है और वर्तमान में यह क्षेत्र भारत की गरीब आबादी के लगभग 102 मिलियन खातों की सेवा कर रहा है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिसको दूर किए जाने के संदर्भ में आरबीआई का ये दस्तावेज काफी महत्वपूर्ण है। इस पूरी चर्चा में सबसे पहले तो हम माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विनियमन पर जारी परामर्शदात्री दस्तावेज को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इसके महत्व, चुनौतियों और सुधार के बिंदुओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब हम बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जिसे शॉर्ट में एमएफआईज कहा जाता है, जिसे हिंदी में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं कहा जाता है, वह क्या होता है। मुख्य रूप से एमएफआईज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एक ऐसे संगठन के रूप में जाने जाते हैं जो कम आय वाली आबादी को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। इनके माध्यम से मुख्य रूप से सूक्ष्म ऋण पर कार्य किया जाता है, जिसके तहत 1 लाख रुपए से कम के ऋण को सूक्ष्म ऋण के रूप में परिभाषित किया जाता है। एमएफआई संस्थाओं के द्वारा सूक्ष्म ऋण को प्रदान किए जाने के साथ ही सूक्ष्म बचत और सूक्ष्म बीमा जैसी सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। मुख्य रूप से इनके द्वारा ऐसे लोगों को सूक्ष्म ऋण प्रदान किया जाता है जिनके पास बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच संभव नहीं हो पाती है। मुख्य रूप से यह ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में आरबीआई के द्वारा 2011 में जारी की गई गाइडलाइंस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, सूक्ष्म वित्त संस्थान, रिजर्व बैंक निर्देश 2011 के माध्यम से इन्हें निर्देशित किया जाता है। अब हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विनियमन के संदर्भ में जो आरबीआई का दस्तावेज है, उसके कौन कौन से प्रावधान महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो इस दस्तावेज के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में कार्य करने वाली विविध प्रकार की संस्थाओं के संदर्भ में माइक्रो फाइनेंस ऋणों की एक सामान्य परिभाषा और इसके संदर्भ में सामान्य प्रकार के एक समान नियमों को प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इसके तहत विविध प्रकार के संस्थानों को और बेहतर विनियमित किया जाना संभव हो सकता है। साथ ही साथ इसके माध्यम से यह भी कोशिश की गई है कि गरीब व्यक्तियों द्वारा जो सूक्ष्म वित्त संस्थानों आदि से ऋण लिया जाए, वह लिया जाने वाला ऋण उनके आय के अनुपात में ही होना चाहिए और इसके तहत यह कोशिश की गई है कि उन्हें जो ऋण प्रदान किया जाना चाहिए वह उनके द्वारा घोषित की जाने वाली आय से 50% से कम ही होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए।
इसके तहत उधारकर्ताओं को इस बात के लिए सशक्त बनाया गया है कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्भुगतान कर सकते हैं, जिसके तहत वे चाहे तो वीकली यानी साप्ताहिक भुगतान कर सकते हैं, 15 दिन में भुगतान कर सकते हैं, मासिक रूप से भुगतान कर सकते हैं और अपने हिसाब से पुनर्भुगतान की शर्तों को तय कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके माध्यम से यह भी कोशिश की गई है कि यदि वे किसी प्रकार के ऋण को लेना चाहते हैं जिसकी सीमा 1 लाख रुपए से कम है, तो इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार के जमानत को रखने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ यदि वे लिए गए ऋण को निश्चित समय से पहले ही लौटा देते हैं, तो इसके लिए भी कोई पूर्व भुगतान दंड को नहीं दिया जाएगा। दस्तावेज के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के ऋण मूल्यन के निर्धारण को सरलीकृत बनाने का प्रयास किया गया है, जिसके तहत माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के द्वारा जो ऋणों का निर्धारण किया जाता है, जो ब्याज का निर्धारण किया जाता है, उससे संबंधित न्यूनतम, अधिकतम और औसत ब्याज दरों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य बना दिया गया है। साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि इसके तहत मूल्य निर्धारण को सरलीकृत करने के माध्यम से इसमें और पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है। हमें इसके संदर्भ में आरबीआई दस्तावेज के महत्व को भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार की नई प्रणाली ब्याज दर का निर्धारण करने के संदर्भ में भी एक नई प्रकार की नियामक प्रणाली को प्रदान कर सकती है, जिससे एमएफआई के क्षेत्र में ब्याज दरों को कम करने के संदर्भ में नवीन प्रतिस्पर्धा देखी जा सकती है। इसके अलावा इस दस्तावेज के माध्यम से आरबीआई उधार लेने वाले व्यक्तियों को केंद्र में रखकर कार्य कर रही है, जिसके तहत ग्राहक को सूचित निर्णय करने और अपने ऋणों की रूपरेखा बनाने में सहायता मिल सकती है। माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के द्वारा उधारकर्ताओं को अधिक ऋणग्रस्त ना किया जा सके, इसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि दस्तावेज में उल्लेख किया गया है कि ब्याज या ऋण का भुगतान मासिक आय के 50% से अधिक नहीं हो सकता है। साथ ही साथ कोई भी भुगतान पूर्व दंड नहीं लगाया गया है, जिससे कम आय वाले परिवारों को सहायता प्राप्त होगी और वे ऋणों के पुनर्भुगतान में अधिक लचीलेपन से कार्य कर सकते हैं। भारत में एमएफआई यानी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के कार्य करने के बावजूद कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिसको ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। हमें ये समझना होगा कि सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में जो संस्थाएं कार्य करती हैं, वह इस रूप में स्थिर देखी जाती हैं कि कई माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के पास सामाजिक रूप से उन्मुख कार्य होते हैं और उनके द्वारा वित्तीय पूंजी तक पहुंच को भी काफी सरलता से प्राप्त नहीं किया जाता है। इसी के चलते वह अपने को स्थिर करने के लिए ग्राहकों से उच्च ब्याज दर वसूलते हैं, जिससे उनकी ऋणग्रस्तता बढ़ जाती है। हमें यह भी समझना होगा कि वर्तमान में आरबीआई के द्वारा माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को बैंकिंग व्यवस्था के समान ही एसएलआर और सीआरआर की आवश्यकताओं के अधीन लाया गया है, जिसके तहत माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के संस्थान अल्पकालिक मुनाफे के तहत घाटे में रहते हैं और चूंकि इनका परिचालन व्यय समान बना रहता है, इससे इनका लाभ मार्जिन बहुत कम हो जाता है। मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी का प्रभाव माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे सर्वाधिक रूप में देखा गया है, जिससे इनके ऋण संग्रह में गिरावट आई है और अभी तक ऋण वितरण में सार्थक वृद्धि नहीं देखी गई है। यही कारण है कि इसको बेहतर किए जाने के संदर्भ में हमें कुछ सुझावों पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो नियमित बैंकिंग व्यवस्था के समान ही हमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में भी डिजिटल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है और जनता के बीच भी डिजिटल साक्षरता में सुधार किए जाने की जरूरत है। इससे न केवल डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सकेगा, साथ ही साथ कम आय वर्ग वाले क्षेत्र में भी डिजिटल साक्षरता में सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा आरबीआई को यह करना चाहिए कि वह माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में सभी संस्थाओं को यह कहे कि वह अपने ग्राहकों का सामाजिक प्रभाव स्कोर कार्ड बनाए, जिससे उनके द्वारा समाज को बदले जाने के संदर्भ में किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, इसको मापा जा सके और इससे भारत में न्यून आय वर्गीय क्षेत्र के कल्याण के लिए किस प्रकार की नीतियां बनाई जा सकती हैं, इसको बना पाने में हम सक्षमता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ
हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि हम एक प्रमाणित ग्राहक डेटा का निर्माण कर सकें। मुख्य रूप से निम्न आय वर्गीय क्षेत्रों के आय को यदि हम बेहतर ढंग से माप पाने में सक्षम होंगे तो इनके लिए बेहतर कौशल विकास और आय को बढ़ाए जाने से संबंधित नीतियों को बनाया जा सकता है। निम्न आय वर्गीय क्षेत्र में हम सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में ये देखते हैं कि चूंकि इनका स्थान अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखा जाता है, इसी के चलते अनेक बार सरकार को इनकी वास्तविक आय का पता नहीं होता है और इसी के चलते नीतियां बना पाने में कठिनता देखी जाती है। यही कारण है कि यदि हम इनके घर की सही आय की गणना करने में सफल हो पाएंगे तो इससे ज़्यादा बेहतर कार्य किया जा सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस द्वारा दिए गए ऋण को कई बार दूसरे कार्यों के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो यह सुझाव दिया जा सकता है कि लोगों द्वारा जो ऋण प्राप्त किया जाए उसको उसी उद्देश्यों में किया जाना चाहिए और यदि ऋण को दूसरे उद्देश्यों में खर्च किया जाता है तो इसको रोका जा सकता है ऋण के बाद उसको खर्च किए जाने के संदर्भ में सत्यापन किए जाने से। इसके तहत एमएफआई यह सत्यापित करने के लिए कार्य कर सकते हैं कि ऋण का प्रयोग बताए गए उद्देश्य के लिए किया गया है, ना कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए। और यदि इस प्रकार के सुझावों को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में लगाया जाता है तो निश्चित ही वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिए जाने के साथ ही सामाजिक न्याय के लिए भी कार्य किया जा सकता है और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में भी यह महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। इसमें हम बात करेंगे नेट जीरो और भारत पर। वर्तमान में दुनिया के अधिकांश देशों के द्वारा नेट जीरो उत्सर्जन पर बात की जा रही है और स्थिति यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ 100 से अधिक देशों के द्वारा 2050 तक इसको प्राप्त किए जाने की बात कही जा रही है। चीन के द्वारा भी 2060 तक इसको प्राप्त किए जाने की बात कही गई है। हालांकि भारत दुनिया के उन ऐसे चुनिंदा देशों में से है जिसके द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन संकल्पना का विरोध किया जा रहा है और वह इसके संदर्भ में किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता को जाहिर किए जाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि हाल के समय में जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन को लेकर आशंकाएं बढ़ी हैं, आईपीसीसी की रिपोर्ट के माध्यम से चरम जलवायु स्थितियों के बारे में आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, इसकी पृष्ठभूमि में अब भारत पर भी ये दबाव पड़ रहा है कि वह नेट जीरो उत्सर्जन संकल्पना के संदर्भ में अपने लक्ष्यों को दुनिया के सामने रखे। भारत लगातार नेट जीरो उत्सर्जन के संदर्भ में दबाव को झेल रहा है, किंतु इसके बावजूद भारत द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, इसके कारणों को समझे जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम बात करते हैं नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की तो ये क्या होता है। सामान्य तौर पर नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को कार्बन न्यूट्रलिटी यानी कार्बन तटस्थता के रूप में भी जाना जाता है, जिसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर ले जाएगा, अपितु यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण और कमी के द्वारा की जाती है। इसके तहत ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण को कार्बन सिंक जैसे वनों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है या फिर वातावरण से गैसों के निष्कासन द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए विविध प्रकार की कार्बन कैप्चर और भंडारण जैसी भविष्य की तकनीकों की आवश्यकता होती है। यानी देशों के द्वारा अपने उत्सर्जन को शून्य पर नहीं ले जाया जाएगा, अपितु कार्बन सिंक जैसे वन और कार्बन कैप्चर और भंडारण तकनीकों के माध्यम से उसको न्यूट्रल करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार यदि कोई देश इस प्रकार की तकनीक का प्रयोग करे कि वह अधिक से अधिक वायुमंडल से कार्बन उत्सर्जन को वापस ले जा सके, तो इससे देशों के द्वारा नकारात्मक उत्सर्जन प्राप्त करना भी संभव है। इसके तहत भूटान के द्वारा यह किया गया है, जिसके द्वारा अवशोषण और निष्कासन वास्तविक उत्सर्जन से अधिक देखा गया है। यदि हम इस संकल्पना के संदर्भ में भारत की स्थिति की बात करें तो भारत इस प्रकार के नेट जीरो फॉर्मूलेशन के विरुद्ध है, क्योंकि उसका यह कहना है कि नेट जीरो फॉर्मूलेशन किसी भी देश को उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है, अपितु
देशों के द्वारा उत्सर्जन बढ़ाया जा सकता है और इसको अवशोषित करने के लिए नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। मुख्य रूप से यह दृष्टिकोण विकसित देशों के लिए काफी सही दृष्टिकोण है, क्योंकि उनके पास इस प्रकार की तकनीकें हैं, जबकि विकासशील देशों के पास इस प्रकार की कार्बन कैप्चर संबंधी तकनीकें नहीं है। विकासशील देशों के दृष्टिकोण से यह राहत की बात इसलिए भी है क्योंकि कार्बन उत्सर्जन को कम करने का बोझ विकसित और अल्प विकसित देशों के साथ विकासशील देशों द्वारा भी साझा किया जा सकता है और केवल विकसित देशों पर यह बोझ अब नहीं पड़ेगा। भारत इसका विरोध इसलिए भी कर रहा है क्योंकि भारत एक ऐसा देश होने जा रहा है जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। हमें यह समझना होगा कि अगले 20 से 30 सालों में भारत का उत्सर्जन दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने की संभावना है, क्योंकि हम पर उच्च विकास का दबाव है ताकि हम लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकें। साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि वनीकरण या पुनः वनीकरण किए जाने से जो राशि दी जाएगी उससे भी इस बढ़े हुए उत्सर्जन की पूर्ण रूप से भरपाई नहीं की जा सकती है। इसके अलावा कार्बन कैप्चर की बहुत सारी जो तकनीकें कार्य करती हैं उनमें से पूर्ण रूप से उसको 100% सही नहीं माना जा सकता है और साथ ही साथ वे बहुत ज्यादा महंगी भी हैं। यही कारण है कि भारत लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि विकसित राष्ट्रों को अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की जानी चाहिए और चूंकि ऐतिहासिक रूप से कार्बन उत्सर्जन किए जाने के दृष्टिकोण से उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए विकसित देशों को इसके संदर्भ में ज्यादा कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि भारत द्वारा जो ये इस प्रकार का स्टैंड लिया गया है उसकी अनेक सीमाएं भी हैं जिसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हमें समझना होगा कि कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में वर्तमान में भारत का तीसरा स्थान है और आने वाले समय में अमेरिका, चीन और यूरोपियन यूनियन के द्वारा अपने कार्बन उत्सर्जन को घटाए जाने की स्थिति में भारत दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश बन सकता है। साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि यदि भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन की घोषणा नहीं करता है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि और कूटनीति के संदर्भ में दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। विशेष रूप से अमेरिका के साथ हमारे संबंध खराब हो सकते हैं और इसके अलावा विकासशील और तटीय देशों के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से वर्तमान में हरित तकनीक के संदर्भ में व्यापक निवेश देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आंकड़ों के अनुसार आने वाले समय में $500 मिलियन से अधिक का निवेश देखा जा सकता है। भारत जैसे देशों को इसका लाभ उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में सौर ऊर्जा के दाम 90% से अधिक गिर गए हैं और चीन जैसे देशों द्वारा भी हरित प्रौद्योगिकी पर व्यापक निवेश किया जा रहा है। भारत को भी इसी के अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा के साथ ही बैटरी स्टोरेज क्षमता और इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट के साथ ग्रीन सिटी और सतत कृषि पर भी निवेश किए जाने की आवश्यकता है। भारत द्वारा ऐसा किया भी गया है, जिसके तहत भारत ने 2015 के पेरिस समझौते के अनुरूप अपने कार्बन उत्सर्जन को 2005 के स्तर से 33 से 35% तक घटाने की घोषणा की है। इसके अलावा भारत सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को रख रहा है। इसके तहत भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने की बात कही है। भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सोलर अलायंस और राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल हाइड्रोजन रणनीति के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र के साथ ही कॉरपोरेट क्षेत्र भी इसके संदर्भ में कार्य कर रहा है, जिसके तहत टाटा ग्रुप के द्वारा सततता पर कार्य किया जा रहा है। महिंद्रा और रिलायंस कंपनियों के द्वारा 2040 और 2035 तक नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन की प्राप्ति में कार्य किया जा रहा है। यही कारण है कि भारत को भी इसके संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। मूल रूप से इसके संदर्भ में हम ये सलाह दे सकते हैं कि चूंकि विकसित देशों की इसके लिए ज्यादा भागीदारी है, इसके लिए उन्हें अधिक महत्वाकांक्षी नेट जीरो लक्ष्यों को अपनाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विकासशील देशों को समयबद्ध आधार पर वित्त और प्रौद्योगिकी सहायता दी जानी चाहिए। इसके अलावा जो लग्जरी प्रकार का साधन है उस पर करों को लगाने की जरूरत है, जिसके तहत लग्जरी गाड़ी, एयर कंडीशन आदि पर उत्सर्जन कर लगाया जा सकता है।
हमें यह भी समझना होगा कि यदि हम सतत प्रकार की जीवन शैली का प्रयोग नहीं करेंगे तो किसी भी प्रकार के लक्ष्य को खराब साबित किया जा सकता है और इसी के चलते हम इस सदी के अंत तक भी बढ़ने वाले तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक पाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे जीडीपी के नवीन आंकड़े और संबंधित विश्लेषण पर। हमारे द्वारा कल यानी 1 सितंबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में भी इससे संबंधित चर्चा की गई थी, जिसे आप देख सकते हैं। हाल ही में जीडीपी के नवीन आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है, जिसके तहत हम कुछ नवीन तथ्यों पर भी गौर कर सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जून 2021 के काल में अर्थव्यवस्था के द्वारा 20.1% पॉजिटिव समृद्धि दर को हासिल किया गया है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अवधि में अप्रैल से जून 2020 के काल में भारतीय अर्थव्यवस्था 24.4% संकुचन यानी नेगेटिव ग्रोथ में चली गई थी। हालांकि पॉजिटिव ग्रोथ होने के बावजूद यदि हम इसकी तुलना 2019-20 के आंकड़ों से करें तो हम बहुत सारी चुनौतियों को देख सकते हैं, जैसे कि 2019 के जनवरी से मार्च के महीने में भारत की जीडीपी लगभग 38.96 लाख करोड़ थी। अप्रैल से जून 2019 में यह 35.66 लाख करोड़ थी, किंतु वर्तमान में भारत की जीडीपी मात्र 32.38 लाख करोड़ रुपए ही रह गई है। यानी जनवरी से मार्च 2019 की तुलना में इसमें 16.9% संकुचन देखा गया है और अप्रैल से जून 2019 की तुलना में इसमें 9% संकुचन देखा गया है। भारत द्वारा कृषि के साथ अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक समृद्धि दर हासिल की गई है, किंतु सरकार को अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से इस काल में सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च में कमी देखी गई है, जिसको बढ़ाए जाने के लिए कार्य करना होगा। वर्तमान में अधिकांश राज्य धीरे धीरे लॉकडाउन से आगे निकलते हुए कार्य कर रहे हैं। भारत द्वारा अमेरिका और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को किए जाने वाले निर्यात में भी वृद्धि देखी गई है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भी सकारात्मकता देखी गई है, किंतु हमें इस भावना को और भी आगे ले जाने की जरूरत है। हमें ये समझना होगा कि अभी भी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका निवारण किया जाना है, जैसे कि कच्चे माल की पहुंच की सीमाएं देखी जा रही हैं, जिससे विनिर्माण औद्योगिक उत्पादन में बाधाएं आ रही हैं। तेल के दामों के बढ़ने के चलते आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। साथ ही साथ हाल ही में जिस प्रकार से भारतीय मौसम विभाग के द्वारा मानसून में कमी की आशंकाएं जाहिर की गई हैं, वे आगे चलकर अर्थव्यवस्था और कृषि के आउटपुट पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यदि कृषि के आउटपुट पर नकारात्मक प्रभाव देखा जाता है तो ये आगे चलकर ग्रामीण उपभोग को प्रभावित कर सकता है, जिसे संभालने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से नीति नियामकों को इन आंकड़ों पर गौर करना होगा। हमें ये कोशिश करनी होगी कि हम वैक्सीन कवरेज को बढ़ाएं, साथ ही साथ सरकारों के द्वारा संपूर्ण उपभोग मांग को बढ़ाने के लिए भी कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें सरकारी खर्च को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से कार्य करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 13 में दिए गए एक अन्य आलेख पर, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे अफगानिस्तान में अमेरिका की उपलब्धियों पर। अक्टूबर 2001 के बाद से अब अमेरिकी सेनाओं के द्वारा पूर्ण रूप से अफगानिस्तान को छोड़ दिया गया है। हालांकि अमेरिका इन 20 सालों में क्या प्राप्त कर सका है, क्या उसकी उपलब्धियां रही हैं, यह अभी भी वाद विवाद का विषय बना हुआ है। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा इसके संदर्भ में इस तर्क को दिया जा रहा है कि अमेरिका ने अपने लक्ष्यों को हासिल किया है और अब वह हमेशा चलने वाले युद्ध से बाहर निकल गया है। मुख्य रूप से अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान पर हमला अल-कायदा के चलते किया गया है और अमेरिका का यह दावा है कि उसके द्वारा अल-कायदा को समाप्त कर दिया गया है और आतंकी हमलों के मुख्य आरोपी ओसामा बिन लादेन को भी समाप्त कर दिया गया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जो ये दावे किए गए हैं उसकी काफी आलोचनाएं की जा सकती हैं, जैसे कि मुख्य रूप से 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को हटाकर अमेरिका द्वारा कार्य किया गया, किंतु इन 20 सालों में वे तालिबान को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सका है और अभी भी तालिबान सत्ता में बना हुआ है।
वर्तमान में भले ही तालिबान और अलकायदा के मध्य किसी प्रकार का संबंध नजर नहीं आ रहा हो, किंतु भविष्य में उसके द्वारा आतंकवाद को बढ़ाया जाना संभव हो सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि अमेरिका द्वारा उसामा बिन लादेन को 2011 में मार दिए जाने के बावजूद अफगानिस्तान को नहीं छोड़ा गया था और अलकायदा को केंद्रीकृत रूप से समाप्त किए जाने के बावजूद वर्तमान में उसकी उपस्थिति को अलग अलग क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इसको हम 2003 से ही देख सकते हैं, जब अल कायदा की एक नई शाखा के रूप में अल कायदा इन इराक का उद्भव देखा गया था। उसका नेतृत्व अबू मुसाब अल जरकावी के द्वारा किया गया था। हालांकि अमेरिका ने अल जरकावी को 2006 में मार दिया था, लेकिन इसके बावजूद अल कायदा इन इराक का अस्तित्व बना रहा। आगे चलकर अल कायदा इन इराक का परिवर्तन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक के रूप में हो गया, जो आगे चलकर इस्लामिक स्टेट के रूप में बदलता देखा गया था। इस्लामिक स्टेट के द्वारा 2014 में इराक और सीरिया के व्यापक क्षेत्रों में खिलाफत के रूप में एक राज्य की स्थापना कर दी गई थी। अमेरिका, ईरान, इराक, सीरिया, रूस आदि के प्रयासों से यद्यपि हम इस्लामिक स्टेट के राज्य को समाप्त कर पाने में सफल रहे हैं, बावजूद इसके अभी भी इराक, सीरिया जैसे क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति को देखा जा सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन के द्वारा अनेक क्षेत्रों में अपनी शाखाओं को खोला गया है। इसमें इस्लामिक स्टेट पश्चिम अफ्रीकी प्रांत के साथ ही इस्लामिक स्टेट की खुरासान प्रांत शाखा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा 26 अगस्त को काबुल में बम ब्लास्ट किए गए थे, जिसमें 200 से अधिक लोगों की दुखद मृत्यु देखी गई थी। हमें यह भी समझना होगा कि अलकायदा भी अपनी पहुंच को बढ़ा रहा है, विशेष रूप से अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में उसके द्वारा हाल के वर्षों में दर्जनों आतंकी हमले किए गए हैं। अमेरिका द्वारा इन 20 सालों में अफगानिस्तान में स्थिरता को बनाए रखने के लिए $2 ट्रिलियन से अधिक का खर्चा किया गया। इस अवधि में अमेरिका के 2300 सैनिकों को शहादत देनी पड़ी। इसके बावजूद अफगानिस्तान यदि अभी भी अशांत दिखाई दे रहा है तो इसके लिए दोषी अमेरिका को ही ठहराया जा सकता है। यही कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको आपको ध्यान रखना है और इसी आधार पर अमेरिका की अफगानिस्तान में उपलब्धियों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख पर, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं दीपोर बील वन्य जीव अभयारण्य पर। हमारे द्वारा 28 अगस्त 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में इससे संबंधित परिचर्चा की गई थी, जिसे आप देख सकते हैं। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन के माध्यम से दीपोर बील वन्य जीव अभयारण्य के दक्षिण में इको सेंसिटिव जोन की घोषणा की गई है। हालांकि इस प्रकार के इको सेंसिटिव जोन को घोषित किए जाने के बावजूद अनेक ऐसी आलोचनाएं हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। घोषणा के बावजूद दीपोर बील वन्य जीव अभयारण्य के पास कचरे का ग्राउंड यानी डंपिंग ग्राउंड स्थित है, जहां पर व्यापक रूप से गुवाहाटी शहर के कचरे को डाला जाता है। इससे दीपोर बील के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। पर्यावरणविदों का कहना है कि इस डंपिंग ग्राउंड साइट को समाप्त करना होगा, क्योंकि इससे भूगर्भिक जल प्रदूषित होता है और पेयजल भी विषाक्त हो गया है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि दीपोर बील असम का एकमात्र रामसर स्थल है। साथ ही साथ यह पक्षियों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बर्ड एरिया के रूप में जाना जाता है। यह पक्षियों के चलते महत्वपूर्ण स्थल है, जहां पर अनेक प्रवासी पक्षियों की स्थिति देखी जा सकती है। यही कारण है कि इसको सुरक्षित किए जाने के संदर्भ में मुख्य रूप से कचरे के स्थान यानी डंपिंग ग्राउंड को हटाए जाने की मांग की जा रही है, जिसको त्वरित रूप में हटाए जाने के संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के नियमन पर आरबीआई का सलाहकारी दस्तावेज भारत में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के संपूर्ण कामकाज को बदल सकता है। व्याख्या करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, नेट शून्य उत्सर्जन के लिए भारत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव की आलोचनात्मक चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के नियमन पर आरबीआई के सलाहकारी दस्तावेज की व्याख्या करेंगे और फिर आप आरबीआई दस्तावेज के महत्व को स्पष्ट करेंगे।
फिर आप माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र की चुनौतियों की चर्चा करेंगे और चुनौतियों के निवारण में कुछ सुझावों को भी देंगे। अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना में भूमिका में आप नेट शून्य उत्सर्जन का सामान्य परिचय देंगे और मुख्य भाग में आप नेट शून्य उत्सर्जन पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को स्पष्ट करेंगे, भारत की स्थिति को स्पष्ट करेंगे और भारत की आलोचनाओं और भारत पर पड़ने वाले दबाव की भी व्याख्या करेंगे। फिर आप इसके संदर्भ में कुछ सुझाव भी देंगे और अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।